नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में और स्वागत है आपका इस साप्ताहिक सर्वेक्षण में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के। इस सर्वेक्षण को हम बड़े स्नेह और प्रयास के साथ आपके लिए संयोजित संपादित करते हैं ताकि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तर देने में इस विषय के कोई कष्ट न हो, चाहे आपने इसे वैकल्पिक विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को चुना हो या आप सामान्य ज्ञान के लिए इसकी तैयारी कर रहे हो। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जो कुछ अखबारों में छपा है, जो कुछ रेडियो या टेलीविजन में बांचा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, देखा जा रहा है, उससे थोड़ा हटकर, उससे थोड़ा गहरे बैठकर आपके लिए मुद्दों का विश्लेषण करें और आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ साथ ये जो अंतर संबंध विभिन्न घटनाओं के होते हैं उनको भी उघाड़ कर दिखाने का प्रयास सफलतापूर्वक कर सकें। इस बार फिर हम बातचीत शुरू कर रहे हैं एक पड़ोसी से, और वो पड़ोसी देश है श्रीलंका, जिसके साथ हमारे बड़े घनिष्ठ मिथकीय, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। और वो हमारी उसकी भू राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि हमारी विदेश नीति के संदर्भ में उसकी संवेदनशीलता असंदिग्ध है। अब पिछले हफ्ते जो हमारा ध्यान अचानक इस देश की ओर गया, वो इस कारण कि बड़े समय से कहा जा रहा है कि श्रीलंका दिवालियेपन की कगार पर लड़खड़ा रहा है, पता नहीं उभर पाएगा कि नहीं या फिसलन बड़ी ढलान सीधे उसे गर्त में ले जाएगी। ये घोषणा पिछले सप्ताह सुनने को मिली थी कि उसके पास विदेशी मुद्रा का भंडार बिल्कुल तलछट तक पहुंच चुका है और लगभग $1 बिलियन अमेरिकी ही शेष उसमें रहे हैं। ये धनराशि इतनी कम थी कि इससे एक महीने के लिए जो परमावश्यक आयात हैं श्रीलंका के लिए, वो ईंधन हो, वो दवाइयाँ हो, वो खाद्यान्न हो, दूध का पाउडर आदि हो, उसको खरीदना ही असंभव हो गया था। और इससे बड़ी चुनौती ये थी कि जनवरी में ही आगे चलकर अगले कुछ हफ्तों में उसे पुराने कुछ उधारों के ऋण के सूद की किस्तें चुकानी है और इसके तत्काल बाद अगले महीने कुछ ऋण की भी किस्तें चुकानी उसके सर पर आ पड़ेगी। और पिछली बार जब इस संकट में लगभग इसी स्थिति में श्रीलंका था तो चीन ने उसकी मदद की थी और एक करेंसी स्वैप लगभग $1.5 अरब अमेरिकी डॉलर का किया था, जिससे स्थिति कुछ समय के लिए राहत श्रीलंका को मिल गई। मगर निश्चित रूप से ये $1 बिलियन जो है वो तो एक महीने का खर्च है, तो जब तक कोई दीर्घकालीन दृष्टि से इसका समाधान नहीं ढूंढा जा सकता, श्रीलंका की स्थिति यही बनी रहेगी। मगर उल्लेखनीय बात इस समय यह है कि जब जब पिछली बार आर्थिक संकट की श्रीलंका में चर्चा होती है तो लोगों को ये बात याद दिलाई जाती है कि चीन ने अपने ऋण का इतना बड़ा बोझ श्रीलंका पर डाल दिया है कि उसकी कमर टूट रही है और ये उसके आर्थिक संकट के लिए सिर्फ चीन जिम्मेदार है। और कहीं ना कहीं भारत के ऊपर दबाव डाला जाता है कि यदि उसने चीन का मुकाबला करना है, चीन का सामना करना है, चीन का प्रतिरोध करना है, तो उसको इस मोर्चे पर, श्रीलंकाई मोर्चे पर भी इस आर्थिक संकट के वक्त कुछ न कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए। और दुर्भाग्यवश कुछ संयोग ऐसा हुआ है कि अभी अतीत में हाल तक भारत चिंतित रहा है, खासकर इस सामरिक चीन वाले पक्ष को लेकर, और बहुत तटस्थता के साथ उसने इस आर्थिक संकट का विश्लेषण भी नहीं किया है और क्या उसके समाधान में उसकी भूमिका हो सकती है इसके बारे में भी नहीं सोचा है। कभी भारत में चिंता इस बात को लेकर होने लगती है कि भारत जो कुछ करता है श्रीलंका की सहायता के लिए उसको रंगीन चश्मों से देखा जाता है। श्रीलंका की सरकार सोचती है कि वो सिर्फ उत्तरी श्रीलंका में, जाफना प्रायद्वीप में जो तमिल थे, जो विस्थापित हैं, जिनका बड़े दिनों से युद्ध के दौरान जो परेशान थे, शरणार्थी हैं, सिर्फ उनको राहत पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है और एक खाई तमिलों और सिंहलों के बीच की और इस कारण गहरी हो जाती है। कई बार भारत में इस तरह की गलतफहमी रहती है कि जो सत्ता का उठापटक होती रहती है श्रीलंका में, उसमें कोई व्यक्ति विशेष या तो भारत का मित्र समझा जाता है या भारत का द्वेषी समझा जाता है। हाँ, ईमानदारी की बात यह है कि जब जब राजपक्सा परिवार वहाँ सत्तारूढ़ हुआ है, उन्होंने बारंबार ये कहा है कि उनके लिए भारत आना तो तीर्थ यात्रा की तरह होता है और भले चीन के साथ उनके संबंध कितने ही आदमी क्यों न हो, भारत के साथ जो उनके संबंध है वो परिवार की रिश्तेदारी है। मगर कहीं ना कहीं गलतफहमी बरकरार बनी रहती है। हमारी समझ में अब वो समय आ गया है कि भारत श्रीलंका के घटनाक्रम को न तो तमिलनाडु की द्रविड़ पार्टियों की राजनीति के साथ जोड़कर देखे, न IPKF की जो कटु यादें हैं उनके साथ देखकर जोड़ें, और न ही जो तमिलों को राहत पहुंचाने के कारण गलतफहमियां पैदा हुई हैं तमिलों और सिंहलों के बीच में भारत की सहायक की भूमिका के कारण, उसमें भारत को कुछ करने की जरूरत है। इस बार निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय है कि भारत के विदेश मंत्री की एक जो
कल्पित वार्ता, वर्चुअल डिजिटल माध्यम से वार्ता अपने सहयोगी से श्रीलंका के विदेश मंत्री के साथ हुई, उसमें उन्होंने तत्काल इस बात को स्वीकार किया कि तत्काल आर्थिक संकट से उबारने के लिए श्रीलंका को $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक करेंसी स्वैप जिसे कहते हैं, एक ऋण एक तरह का है, वो दिया जाएगा। और वो भारत इसके लिए भी सहमत हो गया है कि लगभग 550 मिलियन अमेरिकन डॉलर की एक जो और पुरानी उधार की किस्तें थी, उनके भी भुगतान के लिए कुछ राहत श्रीलंका को दी जा सके। अब इसके अलावा भारत क्या कर सकता है, उसकी कुछ सीमाएं तो स्पष्ट हैं। भारत अब इस समय कोविड की चपेट से उभर ही रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है, मगर अभी भी उसकी सामर्थ्य इतनी है कि वो आर्थिक संकट से उबरने में श्रीलंका की मदद सार्थक रूप से कर सकता है। उसने कोविड महामारी के दौरान वैक्सीन की पेशकश की थी। वह आज भी कुछ ईंधन, कुछ दूध का पाउडर, कुछ अनाज, कुछ खाद्यान्न, चीनी आदि श्रीलंका को सुलभ करा सकता है, क्योंकि भारत इन सब चीज़ों के बहुत बड़े उत्पादकों में दूध के, चीन के, खाद्यान्न के है, तो ये संभव है। श्रीलंका के संदर्भ में भी ये बात एक बार फिर रेखांकित होती है, जब किसी पड़ोसी को विकट संकट का सामना करना पड़ता है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, भूकंप हो, सुनामी हो या कोई वैश्विक महामारी हो, तो भारत ही एक ऐसा पड़ोसी है जिसके पास तकनीकी साधन है, जिसके साथ दूरी बहुत नहीं है, जो तत्काल राहत पहुंचाने के काम में हाथ बटा सकता है। और तो छोड़िए, यदि हम थोड़ा पीछे पलट कर देखें तो श्रीलंका के आर्थिक संकट की जड़ें पिछले 2-3 वर्ष में कोविड के कारण नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि श्रीलंका का विदेशी मुद्रा का सबसे ज़्यादा भंडार अर्जित होता था पर्यटकों के कारण, और पिछले 2-2.5 वर्ष से जब से वैश्विक महामारी की चपेट में दुनिया आई है, पर्यटन उद्योग ठंडा हो गया है। इसके पहले भी जब गृहयुद्ध श्रीलंका में जारी था तो पर्यटक श्रीलंका को से कतरा रहे थे, क्योंकि कोलंबो में होटलों में विस्फोट होते थे, कहीं आना जाना निरापद नहीं था। तो आज स्थिति ये है कि यदि श्रीलंका के पर्यटन उद्योग में भी पुनर्जीवन का संचार होना है, तो वो भारत से जाने वाले पर्यटकों के कारण ही हो सकता है। वो बहुत महंगा खर्च करने वाले यूरोपीय पर्यटकों के आने में अभी बहुत समय लगेगा, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के पुनर्स्थापित होने में लंबा अरसा लगेगा, मगर भारत से श्रीलंका जाना किफ़ायती भी है, कम खर्च भी है, और भारत का जो नागरिक है, खासकर दक्षिणी सूबों का, उसके लिए कोई इतना परदेश या इतना संकटग्रस्त या उपद्रव के कारण या विद्रोह के कारण या वैश्विक चपेट के कारण, वो चूंकि सब में साझेदारी है, एक ही पर्यावरण है, जो हम सब लोग कोविड को झेल रहे हैं, हम सब लोग एक न एक तरह की राजनीतिक अस्थिरता के शिकार हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों की अर्थव्यवस्था एक साथ जुड़ी हुई है। ये परस्पर पूरक भले ही ना हो, मगर यदि हम एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं तो हमारा आर्थिक संकट विकट होता जाएगा। यदि आप कल्पना करें कि किफ़ायती निर्यात होता है भारत से कुछ उत्पादों का श्रीलंका की ओर, तो निश्चित रूप से वो जो उद्योग धंधे भारत में इनसे संबंधित है वो गति पकड़ेंगे, वो गतिशील होंगे, उनकी कमाई में इजाफा होगा। इस बार संतोष का विषय ये है कि भारत ने ये पहल की है और श्रीलंका की सरकार ने भी ये बात भरोसा बढ़ने के साथ कही है कि भारत को हमारे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, सुधार के लिए, विस्तार के लिए आगे आना चाहिए, काम करना चाहिए। और भारत एक रेल पथ के निर्माण में वहाँ जुड़ा हुआ है। कोलंबो जो बंदरगाह था उसके उच्चीकरण के काम को, जो काफ़ी देर से खटाई में पड़ा हुआ था, दोबारा शुरू किया जा सका है। तो हमें लगता है कि इस बार कुछ ऐसा हो रहा है जिससे ये उम्मीद जग रही है कि अब तक जो लगभग एक दूसरे से खींचे एक दूसरे से आशंकित जो पड़ोसी थे, वो इस बात को समझ रहे हैं कि उनके आपसी सहयोग की संभावना बहुत बड़ी है और वो सहयोग उभय पक्षीय लाभप्रद है। तो ये जरूरी नहीं कि तत्काल सार्क का पुनर्जीवन हो जाए, मगर यदि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ भारत अपने संबंधों को एक संतुलित तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, उस पर बोझ नहीं बनने देता है चीन के सामरिक दबाव को, तो निश्चित रूप से इसके विकास की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। जो अर्थव्यवस्था का संकट श्रीलंका का है, उसका एक कारण ये भी है कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि के बारे में जब ये निर्णय लिया गया कि अब वहाँ एक जैविक खेती होगी, क्योंकि रासायनिक खाद का आयात करना बड़ा महंगा सौदा हो गया था, तो शायद श्रीलंका की किसानों को लाभ होगा। मगर आपातकाल की घोषणा के बाद न तो महंगाई पर काबू पाया जा सका और न रासायनिक खाद को
छोड़ने के बाद जो जैविक विकल्प अपनाया गया उससे कोई अप्रत्याशित नाटकीय लाभ वहाँ के किसानों को हो सका और उनके मन का संतोष और भी मुखर होने लगा। तो मुझे लगता है कि ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिनके बारे में दीर्घकालीन यदि क्षेत्रीय नीति बनती है आर्थिक विकास की, सहकार की, तो वो दोनों ही देशों के लिए बहुत लाभप्रद होगी, खासकर जब हम अपनी अर्थव्यवस्था को कोविड की चपेट से बाहर निकालना चाह रहे हैं। तो इस बार भारत ने जो राजनयिक पहल की है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और मुझे लगता है कि इसके बाद जहाँ तक श्रीलंका की आंतरिक राजनीति का प्रश्न है कि वहाँ किस परिवार का वर्चस्व होता है, वो राजपक्सा परिवार है या कोई और, या वहाँ कितनी कुर्बा परस्ती होती है, या वहाँ के श्रेष्ठ वर्ग में भ्रष्टाचार है कि नहीं है, वहाँ जनतंत्र की स्थिति क्या है, वहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी है या नहीं है, वहाँ मानवाधिकारों का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब उस देश का आंतरिक मामला है। और यहाँ भी हर्ष का विषय ये है कि भारत ने काफ़ी संयम का आचरण किया है, राजनयिक आचरण इस संदर्भ में। जब श्रीलंका पर इस तरह के आक्षेप लगे हैं मानवाधिकारों के हनन के, युद्ध अपराधों के, तो भारत ने निश्चित रूप से श्रीलंका का साथ दिया है। तो ये सोचा जा सकता है कि जब तक इस आर्थिक संकट से अभी उभरते देर लगेगी श्रीलंका को, क्योंकि श्रीलंका का जो देनदारी की साख है, जिसको क्रेडिट रेटिंग, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग कहते हैं, उसे पश्चिमी कंपनियों ने और नीचे गिरा दिया है और लगभग दिवालियेपन की कगार पर खड़ा उसे बता रहे हैं। भारत इसका खामियाजा खुद भुगत चुका है कि भारत की अर्थव्यवस्था जब प्रगति भी कर रही थी बड़ी तेज दर से, तो उसको कुछ नुकसान पहुंचाने का काम इन रेटिंग एजेंसीज ने किया कि भारत की साख कैसी है और कहाँ है, क्या हो रहा है। अब कोई भी विदेशी एजेंसी पूरी तरह तटस्थ नहीं मानी जा सकती है और ये बात भी ध्यान में रखने लायक है कि श्रीलंका ने तमाम दबावों के बावजूद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से ऋण लेना या आर्थिक सहायता लेना स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि उसे लगता है कि वो जिन शर्तों पर, जिन धागों के साथ बांध कर कोई सहायता या अनुदान देता है, वो किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए न तो उनको स्वीकार करना सम्मानजनक है और उससे जो बोझ उनके ऊपर पड़ता है, उनकी आंतरिक नीतियों पर जो गड़बड़ उनको किया, प्राथमिकताओं को किया जाता है, वो कहीं कम है उस आर्थिक सहायता से जो चीन का एक्सिम बैंक इन देशों को देता है। तो ये तुलना चीन द्वारा दी जाने वाली सहायता बनाम भारत द्वारा दी जाने वाली सहायता की नहीं है, मगर ये पक्ष उद्घाटित होना जरूरी है कि जो लोग अपने को जनतांत्रिक व्यवस्था का समर्थक कहते हैं, जो देश, वो अपने विदेश नीति के अनुसार अपने सामरिक और आर्थिक हितों को देखते हुए वर्ल्ड बैंक और IMF के जरिए जो ऋण और सहायता अनुदान की प्रणाली व्यवस्था बनाते हैं, उसको क्या कम शोषक, उत्पीड़क या भीतरघात करने वाला माना जा सकता है संप्रभु देश की राजनीति में? ये हमको देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में। कई महीनों तक श्रीलंका शायद पूरी तरह इस संकट से बाहर नहीं निकल पाएगा, मगर भारत को इस बात में पहल करनी चाहिए कि जहाँ तक संभव हो श्रीलंका का मनोबल बढ़ा रहे और श्रीलंका को राहत ऋणों के भुगतान से दी जा सके और वहाँ की आम जनता जो है उसको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको मुहैया होने के लिए दूर दराज के सहयोगों पर निर्भर न होना पड़े, पड़ोसी की ओर वो भरोसे की दृष्टि से देख सकते हैं। पिछले हफ्ते एक और दिलचस्प घटनाक्रम अफ्रीका में देखने को मिला। अमेरिका ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए अपने विशेष राजदूत नियुक्त किए और उन्हें सूडान और इथियोपिया भेजा। अब ये दिलचस्प बात इसलिए है कि ये इलाका भू राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और सूडान हो या इथियोपिया हो, ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के साथ जुड़े हुए दो देश हैं, ये निरंतर पिछले कुछ वर्षों से ग्रस्त रहे हैं गृह युद्ध जैसे संकट में या प्राकृतिक आपदा की चपेट में या कबायली हिंसा की चपेट में, या इस सब का सन्निपात देखने को हमें वहाँ मिलता है। जहाँ तक बात अगर सूडान से शुरू करें तो सूडान जब तक दक्षिणी सूडान उससे अलग नहीं हुआ था, अफ्रीकी महाद्वीप में तीसरा सबसे बड़ा देश भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से था। दक्षिणी सूडान के अलग होने के बाद ये पद उसके पास नहीं रहा है, मगर आज भी उसका आकार खासा बड़ा है। और यदि आप देखें तो जो उसकी सरहद है वो किन किन देशों से मिलती है, वो इथियोपिया से मिलती है, वो इजिप्ट से मिलती है, वो लीबिया से मिलती है, वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से मिलती है, वो चाड से मिलती है, वो छूती है उगांडा को, और ये अनेक उसके जो
देश हैं, पड़ोसी देश, वो भूमिबद्ध लैंडलॉक देश हैं, मगर सूडान का एक मुहाना खुलता है लाल सागर में, रेड सी में, तो इसकी भू राजनीतिक संवेदनशीलता काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि अतीत में कभी ये मिस्री साम्राज्य का हिस्सा रहा, तो बाद में कभी ये जो औपनिवेशिक विस्तारवाद के दौर में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच शक्ति संघर्ष का एक मुद्दा भी रहा, और उनके बीच में आपस में एक सहमति भी बनी रही कि मिस्र में उनके हित कैसे संतुलित होंगे और यहाँ सूडान में उनके हित कैसे संतुलित होंगे। तो आप भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इस देश को साफ साफ दो हिस्सों में बांट सकते हैं, उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान। उत्तरी सूडान नील नदी का द्वारा सिंचित प्रदेश है, और दक्षिणी सूडान वो क्षेत्र है जहां तेल के कूप हैं, तेल के भंडार हैं, तेल के संसाधन हैं, और जहां रहने वाले सब के सब अरब नहीं हैं, सब के सब इस्लाम के अनुयायी भी नहीं हैं। तो ये एक बंटवारा एक तरह का कई जगह हमको अफ्रीका में देखने को मिलता है, जहां औपनिवेशिक शासकों ने अपने हितों के अनुसार सीमा रेखाएं सीधे सीधे खींच दी गई थी। यदि आप देखें तो नक्शे में सीधी सीधी रेखाएं खींची हुई हैं, जो बिल्कुल परवाह नहीं करती हैं कि पहाड़ कहाँ हैं, जंगल कहाँ हैं, नदियाँ कहाँ हैं, कबायली लोग अपने पशुओं को चराने कहाँ ले जाते थे, कृषि उनमें से कृषि के आधार पर अपना जीवन यापन करने वाले कौन हैं, उद्योग धंधे कहाँ विकसित हुए हैं, कहाँ नगरीकरण का विकास हुआ है, कहाँ औपनिवेशिक दौर में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की सेवाएं अधिक विकसित हुई हैं। ये सारे दोष, ये सारे अभिशाप सूडान को भी अन्य अफ्रीकी उपनिवेशों की तरह भुगतने पड़े हैं। मगर अफ्रीका में सूडान की स्थिति में जो थोड़ी बेहतरी थी, उसके दो पक्ष थे। एक तो ये तेल उत्पादक देश था, तो उससे होने वाली जो आमदनी थी उसका लाभ इसको मिलता था। जो नील नदी से संचित प्रदेश था वो उपजाऊ था, वहाँ कपास की खेती भी अच्छी होती थी और वहाँ खेती खाद्यान्न की भी अच्छी हो सकती थी। मगर इसके अलावा जो परेशानी थी वो ये थी, शीत युद्ध के दौर में थोड़े समय के लिए सूडान ने एक उस शासन का अनुभव भी किया था जो साम्यवादी पार्टी की सरकार थी और जिसका झुकाव रूस की ओर था। मगर बाद के वर्षों में ये झुकाव समाप्त हो गया, और एक तरह से जब उमर अल बशीर ने लगभग आज से 30 साल पहले अपना तानाशाही का दौर शुरू किया, तो उन पर पहला आरोप तो ये लगा कि वो इस्लामी कट्टरवादी आतंकवादियों को शरण दे रहे हैं। वो समर्थक थे लीबिया के कर्नल गद्दाफी के, और एक बार उन्होंने ओसामा बिन लादेन को भी आमंत्रित किया था कि वो चाहें तो आएँ और सूडान में रहें। और जो अफ्रीकी महाद्वीप पर अमेरिकी सामरिक ठिकानों पर हमले हो रहे थे, कभी कीनिया में कभी कहीं और, तो उनकी जड़ें भी तलाशी गई थी, उनके सूत्र भी तलाशे गए थे सूडान तक। तो सूडान को एक बार एक आतंकवादी राज्य घोषित किया गया था, उसके ऊपर अनेक आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे। मगर फिर अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अमेरिकनों ने, बराक ओबामा ने और ट्रंप ने इन आर्थिक निषेधों को वापस ले लिया था, और उसी के अनुसार थोड़ी नरमी सूडान की बशीर की सरकार के आचरण में भी देखने को मिलती रही। मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि आज ये संकट पूरी तरह से दूर हो गया है, क्योंकि एक बार यदि कोई राज्य अपनी ज़मीन को आतंकवादियों की शरण स्थली बनने देता है तो उसका कुछ न कुछ जहर वहाँ बचा रह जाता है। तो ये आशंकाएं सूडान के बारे में आज भी बरकरार हैं। दूसरी बात ये थी कि उमर अल बशीर ने बड़ी सख्ती से शासन किया, मगर अपनी देश की अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने में वो असमर्थ रहे। न वो जनतांत्रिक संस्थानों का उन्होंने कोई विकास किया, तानाशाह भला कर भी कैसे सकता था। और उन्हीं के कार्यकाल में दारफूर में जो लंबा युद्ध चला, जिसमें 3 लाख 4 लाख जाने गई, और जाने कितने, इससे भी बड़ी संख्या में लोग आंतरिक विस्थापित हुए, और जो चपेट सूखे की या दुर्भिक्ष की पड़ती थी, उसका दुष्प्रभाव कई गुना बढ़ गया इस तानाशाही अदूरदर्शिता के कारण। जब तक सेना का समर्थन बशीर को प्राप्त था, तब तक वो अपने सारे विपक्षियों को निर्ममता से कुचलते रहे। मगर आज उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है, आज वो निष्कासित है, उनको पद से निकाल दिया गया है। मगर ये मांग आज भी बची है कि तब तक न्याय नहीं होगा जब तक उनको अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराधियों के कटघरे में खड़ा नहीं किया जाएगा हेग में, और दंडित नहीं किया जाएगा मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए और युद्ध अपराधों के लिए, जिनमें से अधिकांश दारफुर के गृह युद्ध के दौरान हुए हैं। अब विडंबना ये है कि आज से 2 वर्ष पहले जब बशीर के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन और उपद्रवी तत्व सड़कों पर उभर आए, अहिंसक थे, शांतिपूर्ण प्रतिरोध हो रहा था, उनका दमन क्रूरता से हो रहा था। मगर जब ये फैलते गए देश भर में, तो
बशीर के सामने कोई विकल्प नहीं था, उन्हें इस्तीफा देकर पदत्याग करना पड़ा। और एक तरह की ये एक तख्ता पलट थी जो सेना ने की थी आज से लगभग 2 वर्ष पहले 2019 में। अब यहाँ जो दिलचस्प पहलू इस संकट का है वो ये है कि जिस जनरल हारून ने उनको अपदस्थ किया था वो उनके विश्वासपात्र जनरल थे और सेना के समर्थन के कारण ही अपने अंतिम वर्षों तक बशीर बचे रहे थे इस पद पर। तो ये सेना नायक जो जनरल थे वो भी उतने ही आरोपी अभियुक्त माने जा सकते हैं मानवाधिकारों के उल्लंघन के, युद्ध अपराधों के, जिसके लिए बशीर जिम्मेदार थे। मगर आखिर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? जब तक उनके पास ताकत थी तो ये सेना नायक सोच रहे थे। उन्होंने उस समय ये आश्वासन अपने देशवासियों को दिया कि जो तानाशाह थे उससे उन्होंने उनको मुक्ति दिला दी है। समय आने पर वो सत्ता को वापस जनप्रतिनिधियों को, निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंप देंगे और जनतंत्र की पुनर्स्थापना होगी। ये एक तरह का अंतरिम कार्यक्रम है जिसके तहत वो काम कर रहे हैं। मगर जो आंदोलनकारी थे वो इतने से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि पर्दे के पीछे से जो पहले सेना नायक काम करते थे अब तो बिल्कुल सामने आ गए हैं। तो इनका वो चाहते थे कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि ही उनके ऊपर शासन करें और तब जो हैमकॉक उनके प्रतिनिधि थे उनको वहां राष्ट्रपति बना दिया गया। सेना ने ये प्रस्ताव रखा कि एक तरह का द्वैराज्य होगा, डायरकी होगी कि सेना और नागरिक नेता मिलकर इस देश को इसकी स्थिति सामान्य करने की कोशिश करेंगे, आर्थिक विकास की कोशिश करेंगे और संकट बीतने के साथ चुनाव होंगे। चुनाव की घोषणा 2023 के आसपास उम्मीद थी कराई जाएगी। मगर आंदोलनकारियों को लगने ये लगा था कि ये सत्ता का बंटवारा ठीक हुआ नहीं है। वो जो दिखाने को सामने तो भले ही हैमकॉक रखे गए हैं जो जनप्रतिनिधि हैं, मगर पर्दे के पीछे से सारे महत्वपूर्ण निर्णय सेना नायक जनरल ही ले रहे हैं। और हारून पर यह आरोप भी लगाया जा रहा था कि उन्होंने अपने कबीले के लोगों को लाना शुरू किया है, सेना में महत्वपूर्ण पदों पर उन लोगों को बिठाया है जो उनके विश्वास पात्र हैं आदि। तो एक तरह से एक सैनिक तानाशाही थी और ये आंदोलन चलते रहे। तो अब पिछले वर्ष अक्टूबर में एक बार फिर एक तख्ता पलट हुई। वो तख्ता पलट ये थी कि ये छलावा छोड़ दिया गया कि मिलजुल कर शासन चल रहा है। राष्ट्रपति हैमकॉक को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें जेल भेज दिया गया और साफ साफ सत्ता। और फिर एक बार ये आश्वासन मेरी जनरल ने दिया कि ये तो एक अंतरिम व्यवस्था है, निकट भविष्य में स्थिति सामान्य होते ही फिर जनतंत्र बहाल कर दिया जाएगा। मगर उनकी बात पर यकीन करने को कोई तैयार नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में उन्हें राष्ट्रपति को छोड़ना पड़ा और एक बार फिर आमंत्रित किया गया कि आप आए और सरकार का हिस्सा बने। मगर इस बार राष्ट्रपति हैमकॉक अपनी विश्वसनीयता खो चुके थे। उनके कट्टर समर्थकों को छोड़कर कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया है, वो दबाव में झुक नहीं गए हैं। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने सेना के साथ सहकार स्वीकार किया है। तो एक बार फिर उनको खारिज किया गया और फिर ये आंदोलन फिर से तूल पकड़ने लगे हैं। अब ऐसी स्थिति में 2-3 बातें बेहद विचारणीय हैं। क्या अमेरिकी प्रशासन के पास कोई ऐसा अस्त्र है जिसके दबाव से वो इस सैनिक तानाशाह को इस बात के लिए राजी कर सकें कि सबसे पहले वो बर्बर उत्पीड़न का अंत करें जो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध उनकी सरकार कर रही है? गोलियां चलाई जा रही हैं, सैकड़ों जानें जा चुकी हैं, हर हफ्ते 10-15 लोग मारे जाते हैं, कभी आंसू गैस छोड़ी जाती है और इस उथल पुथल की स्थिति में अर्थव्यवस्था सामान्य हो ही नहीं सकती और न ही वैश्विक महामारी कोविड से संघर्ष किया जा सकता है, न ही जो क्षेत्रीय असंतुलन है, भ्रष्टाचार है, उस पर कोई अंकुश लगाया जा सकता है। अब यदि अमेरिका के पास ऐसा कुछ नहीं है तो किस आधार पर वो ये सोचते हैं कि विशेष राजदूतों की नियुक्ति भर से ये बात होगी? उन राजदूतों का ये मानना है कि वो जमीन तैयार करेंगे संयुक्त राष्ट्र की किसी पहल के लिए, राहत कार्य पहुंचाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके योगदान के लिए। मगर इसकी संभावना कम नजर आती है। संभावना अधिक यही नजर आती है कि सूडान क्या निकट भविष्य में, जब तक इथियोपिया अपने आंतरिक संकट में ग्रस्त है, जिस पर दृष्टिपात हम कुछ रुक कर करेंगे, क्या इस मोहलत का, इस राहत के समय का सदुपयोग कमोबेश प्रदर्शनकारियों के साथ एक संवाद आरंभ करने के लिए कर सकती है, जिसके बाद शायद अपनी आंतरिक समस्याओं का समाधान सूडानी बिना किसी हस्तक्षेप के, बाहरी हस्तक्षेप के ढूंढ सके। ऐसा नहीं लगता कि ऊपर से जनतंत्र को आरोपित करने का, थोपने का जो प्रयास अमेरिकियों का होता है, जो इराक में सफल रहा है, अफगानिस्तान में सफल रहा है, सीरिया में सफल रहा है, लीबिया में सफल रहा है, लगभग सब जगह सफल रहा है, वो सूडान में अचानक
सफल हो सकता है। अब बात करें इथियोपिया की। इथियोपिया भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक ऐसा देश है जिसका आकार बहुत विस्तृत है और जिसकी ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्मृतियां सदियों पुरानी जाती हैं। ये अभी हाल में यदि आप देखें तो इथियोपिया में जब एबी एली आए थे तो उस नेता को शांति पुरस्कार दिया गया था इरिट्रिया में युद्ध को समाप्त करने के लिए। मगर 2 वर्ष के भीतर ही कुछ स्थिति में इतना परिवर्तन आया कि जो शांति के पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार के विजेता थे, उन्होंने अपने घर में एक गृह युद्ध की शुरुआत कर दी और यह गृह युद्ध था टिग्रे के राज्य के साथ, जिसने चुनावों के स्थगित किए जाने का विरोध किया था। अभी एली का कहना था कि चुनाव स्थगित किया जाना जरूरी है कोविड के कारण। उनका कहना था कि ऐसा कोई, टिग्रे वालों का ऐसा संकट नहीं है और उनका कहना था कि हमको तो संविधान के अनुसार इथियोपिया के राज्य से अलग होने तक का अधिकार प्राप्त है, तो क्यों हम इस बात को स्वीकार करें कि चुनाव स्थगित होंगे। उन्होंने चुनाव करवाए और उनको अनुशासित करने के लिए जो सेना इथियोपिया की केंद्रीय सरकार ने अभी एली के निर्देशन में वहां भेजी, उसको शुरू में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शुरू में उसने तिग्रे वालों को पहले पछाड़ा, मगर जब तिग्रे की मुक्ति सैनिकों ने छापामारी की रणनीति अपनाई तो केंद्रीय सेना को क्रमशः पीछे हटना पड़ा और कुछ ही महीने पहले तक स्थिति ऐसी थी, लगता था कि तिग्रे के जो मुक्ति सैनिक हैं वो केंद्रीय सरकार की राजधानी पर कब्जा कर लेंगे और वो कुछ 100 किलोमीटर, 100-125 किलोमीटर दूर ही राजधानी से रह गए थे। उस समय एबी एली ने एक नाटक की घोषणा की, भले ही वो कभी फौज में नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि वो मोर्चे पर जाकर कमान खुद संभालेंगे, अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इसका असर हुआ। वो किसी जादुई तिलिस्म की तरह से धीरे धीरे एक वक्त केंद्रीय सरकार 5 मोर्चों पर लड़ रही थी और कुछ मोर्चों पर आगे बढ़ रही थी तो कुछ मोर्चों पर पीछे हट रही थी। मगर कुछ ही महीनों में जो ज्वार था टिग्रे के सैनिकों का वो भाटी में बदल गया और केंद्रीय सरकार की सेनाओं ने उन्हें खदेड़कर पीछे दौड़ाना शुरू कर दिया। आज स्थिति यह है कि नए साल की शुरुआत पर टिग्रे के जो सैनिक हैं वो अपने सुरक्षित ठिकानों में ही सिकुड़ चुके हैं और हाल फिलहाल केंद्र सरकार ने भी ये फैसला किया है कि उनका पीछा नहीं किया जाएगा और एक तरह की अनौपचारिक युद्ध विराम की स्थिति जारी है वहां। मगर पिछले सप्ताह जो एक कुछ घटना घटी वो इस तरह की थी कि एक वायुयान से हमला, हवाई जहाज ने, लड़ाकू जहाज ने हमला किया टिग्रे के इलाके में, जिसमें 120-25 नागरिकों की जानें गई। तो निश्चित रूप से इसके कारण भर्त्सना हुई कि भले ही जमीन पर लड़ाई बंद करने का आश्वासन एबी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो संवाद के लिए तैयार हैं और टिग्रे के जो लोग लड़ रहे थे, जो उनका विरोध कर रहे थे, उन्होंने भी ये संकेत दिया है कि वो संवाद चाहते हैं ताकि युद्ध विराम को एक शांति या सुलह स्थायी में बदला जा सके, उसके बाद नए रिश्तों की क्या भूमिका होगी उसका चर्चा किया जा सके। मगर ये आशंका अभी बची है कि क्या किसी मौके पर अचानक हमला कर शत्रु की पीठ तोड़ने का लालच अभी एली छोड़ पाएंगे। अभी एली के ऊपर एक आक्षेप और लगाया जाता रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि विदेशी ताकतें उन्हें अस्थिर करने पर लगी हैं। तब तक किसी को कोई आपत्ति नहीं थी जब तक वो पश्चिमी ताकतें उन्हें शांति का कपोत बना रही थी, उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिला रही थी। मगर जब उन्होंने अपने देश में अपनी सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित करने का प्रयास किया और कई कबीलों में वो अलोकप्रिय हुए, अपनी कबीले को जिसमें शामिल है, तो कुल मिलाकर ये स्थिति रास पश्चिम को नहीं आ रही है। वो अचानक अजनतांत्रिक, तो अभी एली का राक्षसीकरण बिल्कुल निर्मूल है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। मगर ये कहना, अभी एली ने जितने विदेशी राजनयिक थे जो उनको रास नहीं आते थे, उनको कहा कि आप यहाँ से जाएं, आपको यहाँ बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। और उन्होंने उन राहत पहुंचाने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के कार्यकर्ताओं को भी अपने देश में नहीं आने दिया जो टिग्रे के इलाके में दवाइयाँ ले जा रहे थे। और ये आरोप अंतर्राष्ट्रीय तटस्थ पर्यवेक्षक निरंतर करते रहे हैं कि चाहे वो टिग्रे के लड़ाकू हों, चाहे वो केंद्रीय सेनाएं हों, दोनों ही युद्ध अपराधियों के हाथों युद्ध अपराध हुए हैं। दोनों ने ही मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। बलात्कार, आगजनी, हत्या, इस सब का आरोप दोनों ही पक्षों पर लगाया गया है। मगर दुर्भाग्य से एक ऐसी स्थिति में जब अमेरिका अपने राजनयिक विशेष संवाद के लिए यहाँ भेज रहा है, तो क्या हम ये आशा कर सकते हैं कि अमेरिकी प्रशासन के पास कोई ऐसे उपकरण है कि वो दबाव डाल सकते हैं इथियोपिया की केंद्रीय सरकार पर कि वो समझौता करें टिग्रे वालों के साथ? और ये स्थिति, जो भूराजनीतिक स्थिति है इथियोपिया की, उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए पश्चिमी देशों की रुचि इथियोपिया पर बची रहेगी। न केवल इस कारण कि
रेनेसां बांध का भविष्य दांव पर है, न केवल इस कारण कि इथियोपिया के घनिष्ठ संबंध सूडान और मिस्र के साथ, इजिप्ट के साथ हैं, जिनमें उतार चढ़ाव देखने को हमें मिलते रहे हैं, मगर इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के उस हिस्से में बसा है जो जुड़ा है सोमालिया में, जहां समुद्री तस्करों का प्रभाव है, जहां अराजकता निरंतर चल रही है, जहां इस्लामी कट्टरवादी आतंकवादी सक्रिय हैं, उनकी वो शरणस्थली है, और उसके जरा ऊपर जिबूती का छोटा सा राज्य है जहां चीन का नौसैनिक अड्डा है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय शक्ति समीकरणों को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी आतंकवाद की चुनौती को देखते हुए, समुद्री तस्करी को देखते हुए, और जो आंतरिक अस्थिरता इतने बड़े देश में होती है, उसका कहीं ना कहीं जो कुप्रभाव होता है वो पड़ोसियों पर पड़ता है, खासकर उस स्थिति में जब सूडान की अपनी स्थिति इस समय अस्थिर हो, डामाडोल हो। तो क्या पूरे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए ये खतरे की घंटी नहीं है जिसका समाधान सिर्फ विशेष राजदूत नियुक्त कर नहीं किया जा सकता है? सोचने की बात फिर यह है कि यदि अमेरिकी राजनयिक पेशकश असफल होती है तो बाकी विश्व इस सिलसिले में क्या कर सकता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी क्या कुछ कर सकती है, या इस्लामिक देशों का जो संगठन है वो कुछ कर सकता है, या कहीं कुछ जो शेष बचा है गुट निरपेक्ष देशों का वो पेश कदम यहाँ देखने को मिल सकता है। मगर चाहे सूडान हो चाहे इथियोपिया हो, भारतीय विदेश नीति ने इनको अपने परिदृश्य में, अपने परिप्रेक्ष्य में प्राथमिकता कभी नहीं दी है। हमारी नजरें टिकी रही हैं दक्षिण अफ्रीका की ओर, या तेल निर्यातक नाइजीरिया की ओर, या पूर्वी अफ्रीका में केनिया, युगांडा की ओर, और हाल के दिनों में हमारे संबंध कुछ मधुर होने शुरू हुए हैं पश्चिमोत्तरी अफ्रीका के देशों के साथ। मगर क्या इस कारण हमने इस इलाके में कुछ अदूरदर्शी राजनय नहीं किया है? ये सोचने का विषय है। अक्सर इस बात का चर्चा होता है कि चीन, जनवादी चीन, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, धीरे धीरे विस्तारवादी तेवर अपनाता रहा है और अपने पैर पसारता रहा है तीसरी दुनिया के उन देशों में जो विकासशील हैं, जो निर्धन हैं, जो वंचित हैं, और इसके लिए जिस साधन का उपयोग उसने बारंबार किया है वो है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी कहते हैं। और इसके अरबों डॉलर का निवेश उसने सोचा है, और जब से शी जिनपिंग ने सत्ता ग्रहण की है उनका प्रयास ये रहा है कि चीन का राजनयिक प्रभाव क्षेत्र इस माध्यम से बढ़ाया जा सके। और कई जगह यह निश्चित है उसे नाटकीय सफलता मिली है। पाकिस्तान को देख लीजिए, तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बना है। उसके कारण पाकिस्तान लगभग एक तरह से, जो पहले ही चीन की झोली में बैठा था कई दशकों से, सन 60 के दशक के मध्य से, अब पूरी तरह से परनिर्भर परजीवी राष्ट्र चीन के साथ हो चुका है। यही स्थिति आपको देखने को मिलती है यदि आप जाएं तो म्यांमार की सरकार के साथ, जहां की जो फौजी तानाशाह सरकार है वो बची ही नहीं रह सकती यदि उसकी पीठ पर वरदहस्त चीन का न हो, चाहे वो जायज नाजायज व्यापार हो जो खनिजों के बारे में होता है, या मादक द्रव्यों के बारे में होता है, या हथियारों को लेकर होता है। कमोबेश इसी स्थिति में उसने लाने की कोशिश की थी श्रीलंका को। और अफ्रीका के कई देशों के बारे में कहा जाता है कि 18 देश तो बहुत असंतुष्ट हैं चीन के साथ जो उनका उधार खाता शुरू हुआ है, बाकी 12 देश भी कसमसा रहे हैं। तो यानी कुल मिलाकर अफ्रीका के 55 देशों में से 30 देश ऐसे हैं जो चीन से उपकृत हैं, मगर अब उस उपकार के कारण उसके बोझ में दबे हुए हैं। मगर जो चर्चा हम आपके साथ आज यहाँ करना चाहते हैं वो ये नहीं है कि चीन ने अपना दबाव या प्रभाव कितना किस कदर बढ़ाया है निर्धन देशों पर, गरीब देशों पर, जहाँ भ्रष्ट तानाशाह राज कर रहे हैं, यहाँ जहाँ फौजी तानाशाही तख्ता पलट के बाद आई है। नहीं, हम देखना ये चाहते हैं कि चीन ने कितना अदृश्य विस्तार अपना उन देशों में भी किया है जो समर्थ हैं, समृद्ध हैं, खुशहाल हैं और पश्चिमी देशों के परिवार के सदस्य समझे जा सके हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय उदाहरण ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जब उनके संबंध तनावग्रस्त हुए चीन के साथ ऑकुस को लेकर और दक्षिणी सागर में उनके विस्तार को लेकर, तो चीन ने अपने आयात निर्यात पर कटौती लगा दी ऑस्ट्रेलिया के साथ। और ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा कि चीन प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है हमारी आंतरिक राजनीति को, हमारी विदेशी नीति को। जो चीनी मूल के नागरिक ऑस्ट्रेलियाई हैं, जो निर्वाचित भी हो चुके हैं, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक हैं, जो थिंक टैंक्स में काम करते हैं, वो जनमत अपने पक्ष में अर्थात चीन के पक्ष में बनाने की कोशिश करते हैं, जिनमें पूर्व राजनयिक
वैज्ञानिक भी हैं, पूजनेता भी हैं, जो उपकृत होते रहे हैं चीन से। ये एक अलग बहस का मुद्दा है। मगर आज जो बात हम बार बार याद कर रहे हैं कि चीन में आजकल जब आर्थिक मंदी आई तो फिर ये सब विश्लेषण शुरू हुआ कि मंदी किस कारण आ रही है। तो जो चीन में संरचनात्मक ढांचे के विस्तार में उद्योग सक्रिय हैं, जो वहाँ का रियल एस्टेट उद्योग का हिस्सा है, वो उसमें जो दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, इस्पात की और सीमेंट की, उसमें इस्पात का चीन का लगभग 40% इस्पात का उत्पादन उस लॉ एस्क पर निर्भर है जिसका आयात ऑस्ट्रेलिया से होता था। जब से ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच संबंधों में तनाव बढ़ा, इसकी कीमतों में बहुत गिरावट आई, लगभग 1/3 कीमत हो गई। और अनुमान अर्थशास्त्रियों ने लगाया है कि जब अमेरिकी $10 की गिरावट लॉ एस्क में होती है तो लगभग $1 अरब के राजस्व की हानि ऑस्ट्रेलिया को निर्यात की कमी से होती है, इसके जो इसमें कीमत आंकने से होती है, होने लगती है। और कई अरब डॉलर की हानि उसके सकल राष्ट्रीय उत्पाद को होती है। ये सिर्फ एक लॉ एस्क का मामला है। यदि आप देखें तो कोयले का आयात ऊर्जा सुरक्षा के लिए, ऊर्जा जरूरतों के लिए होता रहा है ऑस्ट्रेलिया से चीन को। खाद्य सामग्री का, जिनमें मांस है, जिनमें जीवित पशु हैं, जिनमें सुअरों और मुर्गियों के चारे के लिए चारा है, मदिराएं हैं, ये सारी चीज़ों का यदि आप पैमाना देखें तो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी सीमा तक निर्भर है चीन के साथ अपने व्यापार पर। हाल फिलहाल इसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। भारत के मन में कभी ये कामना थी कि चीन से विमुख होकर ये इस व्यापार का एक हिस्सा भारत तक आ जाएगा, मगर ऑस्ट्रेलिया और भारत के बारे में बीच जितनी बड़ी दूरी है उसको देखते हुए संभव नहीं लगता है कि सारा व्यापार तत्काल स्थानांतरित भारत को हो जाएगा। कहीं अधिक संभावना इस बात की है कि ऑस्ट्रेलिया प्रकारांतर से इस भरपाई के लिए कुछ निर्यात दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आसियान देशों को करे और आसियान देश फिर एक पर्दे की चादर के पीछे से इसका निर्यात चीन को अनावृत करते रहे, क्योंकि उनके अपने व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन के साथ जुड़ा है। चीन के व्यापार आयात निर्यात का बहुत बड़ा हिस्सा इसके साथ जुड़ा है। मगर ये बात सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की नहीं है। यदि आप देखें तो इटली यूरोपीय समुदाय का एक ऐसा देश है जो नाटो का सदस्य भी है, G7 में भी रहा हुआ है। और जब आप देखते हैं तो इटली ने सबसे पहल स्वीकार किया था वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को और चीन से सहायता ग्रहण की थी। तो अर्थात चीन से उसको ये अपेक्षा थी कि जो लाभ उसे सहायता अनुदान से होगा वो उससे कम नहीं होगा जितना उसे यूरोपीय समुदाय की सदस्यता या नाटो की बिरादरी से हो रहा है। मगर सिर्फ इटली की बात क्यों करें, क्योंकि इटली को तो लगभग निर्धन रिश्तेदार माना जाता है, गरीब रिश्तेदार यूरोपीय समुदाय का। वहाँ अस्थिरता भी काफ़ी रहती है, नाटकीय घटनाक्रम राजनीति में होते रहते हैं। मगर यदि आप देखें तो जर्मनी जो एक बड़ा देश है यूरोपीय समुदाय का, वहाँ ये अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि लगभग 9 लाख रोजगार ऐसे हैं जो सीधे सीधे जुड़ते हैं वहाँ के ऑटोमोबाइल उद्योग के निर्यात से जर्मनी की तरफ। ये बड़ी विचित्र बात है कि किसी दूसरे बड़े देश को चीन के साथ अपने व्यापार में इस तरह की सफलता नहीं मिली है जितनी जर्मनी को मिली है। जर्मनी ने बड़े संयम से, जो हमने अदृश्य और अश्रव्य तरीके से कहा, लगभग वैसे एंजेला मार्केल के कार्यकाल में ये रिश्ता कायम किया था, जब उनका बड़े पैमाने पर महंगी मोटर गाड़ियों का निर्यात चीन को होता है और उनका जो व्यापार का संतुलन है वो उतना असंतुलित नहीं जितना दुनिया के अन्य देशों का है। फ्रांस हो या ब्रिटेन हो, वो भी ये स्वीकार करने को मजबूर हुए थे कि बहुत आसानी से हम हुई कंपनी से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो ये बात फिर आई गई हो गई कि जिस समय चीन के विरुद्ध वाणिज्य युद्ध की घोषणा अमेरिका कर रहा था, आर्थिक निषेध लगा रहा था, हमारी मुठभेड़ चीन के साथ सैनिक सरहद पर हो रही थी, तो सब लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भारत को चीन के प्रतिरोध के लिए सामने आना चाहिए और उसकी कोई कीमत अगर चुकानी पड़े चीन के साथ अपने व्यापार के पैमाने को घटाते हुए तो शायद उसको ऐसा करना चाहिए। मगर यदि आप देखें तो यहाँ दोहरे मानदंड साफ साफ आपको नजर आते हैं। वो जर्मनी का मानदंड हो, वो फ्रांस का हो, वो ब्रिटेन का हो, और भूलिए नहीं अमेरिका का हो कि अमेरिका के 1 खरब डॉलर कीमत के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उन पर चीन का कब्जा है, चीन का अधिकार है। तो चीन काफ़ी मज़े में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसके आधार पर वो चीन दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा ऋणदाता है, अमेरिका का पहले नंबर पर जापान है। तो यदि कुल मिलाकर आप देखें तो चीन ने जो
अदृश्य अपने पैर पसारे हैं, वो न केवल गरीब देशों में, न केवल अफ्रीका में, न केवल लातीनी अमेरिका में फैलाए हैं, बल्कि समृद्ध संपन्न पश्चिमी देशों में भी फैलाए हैं। और पश्चिमी संपन्न देश अपने अपने राष्ट्र हित के अनुसार चीन के साथ अपने संबंधों को परिभाषित करेंगे। तो भारत को अनावश्यक दबाव में नहीं रहना चाहिए। जहां तक आर्थिक व्यापार का प्रश्न है, न केवल चीन के साथ बल्कि उसे दुनिया की बाकी देशों के साथ भी शुद्ध लाभ लागत के आधार पर अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संचालन करना चाहिए। अपनी आर्थिक नीतियों का, आर्थिक विदेश नीति का निर्धारण, नियोजन और क्रियान्वयन करना चाहिए। हाँ, कई जगह सामरिक मुद्दे महत्वपूर्ण हो सकते हैं, मगर किसी दूसरी बड़ी शक्ति के सामरिक मुद्दों की प्राथमिकता को हम अपनी प्राथमिकता नहीं बना सकते हैं। ये हमारे लिए समझना बेहद महत्वपूर्ण है। जहां तक दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का प्रश्न है, वहां चीन ने फिर काफी सफलता प्राप्त की है। वहां एक तो जो चीन के पक्ष में परिवर्तन हुआ है, घटनाक्रम हुआ है, वो ये है कि वहां वामपंथी ताकतों का उभार देखने को मिल रहा है। जो तानाशाह हैं, वहां बड़े बड़े बदनाम तानाशाह हैं, वो वेनेजुएला के मादुरो हो सकते हैं, वो निकारागुआ के ओर्टेगा हो सकते हैं, वो बुकेले हो सकते हैं, एल साल्वाडोर के वो बोलीविया के लोग हो सकते हैं, मगर कुल मिलाकर अमेरिका का जो राक्षसीकरण इन तानाशाहों का है, उससे सहमत होना बहुत आसान नहीं है। क्योंकि जो वहां इतने ही उत्पीड़क तानाशाह थे, वो गद्दी में बने इसीलिए रह सके थे कि अमेरिका का समर्थन उन्हें प्राप्त था। जो बात आज देखने को मिल रही है कि चीन के बारे में बुकेले का कहना है, जो एक प्रमुख लैटिन अमेरिकी नेता हैं, कि चीन हमें सभागार देता है, पुस्तकालय देता है, प्रयोगशालाएं देता है, सड़कें और पुल बनाता है, बदले में कुछ नहीं मांगता। मगर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, वो कुछ शर्तें लगाते हैं और उसके अनुसार हमारी आंतरिक नीतियों को परिवर्तित करना चाहते हैं, हमारी प्राथमिकताओं को गड्ढमड्ढ करना चाहते हैं और इस कारण हमारी संप्रभुता में भितरघात कर रहे हैं। अब ये चर्चा का विषय लंबा है कि कहाँ तानाशाह जनता के लोकप्रिय नेता हैं या कहाँ वो अलोकप्रिय तानाशाहों को अमेरिका ने वहाँ समर्थित रखा है। अगर आप मादुरो का किस्सा ही लें वेनेजुएला में, तो उनको विस्थापित करने की हर संभव कोशिश अमेरिका कर चुका था, तख्ता पलट की कोशिश कर चुका था, उनका राक्षसीकरण होता रहता है। जो आर्थिक प्रतिबंध वेनेजुएला पे लगाए गए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि कानून के विपरीत है, उसके कारण तेल उत्पादक निर्यातक इस देश को तेल के आयात के लिए निर्भर होना पड़ा है, अपने तेल को रियायती दामों पर बेचना पड़ा है, ईरान और चीन से सहायता लेनी पड़ी है। तो ये समस्या देखते हुए ऐसा लगता है कि अमेरिका ने इस समय कम से कम अपनी आंखें मूंद ली हैं दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप में चीन के पैर पसारने से। वो पेरू में उसका बढ़ता प्रभाव हो या अन्यत्र कहीं हो, मगर अमेरिका की नज़र जो है वो सिर्फ मध्य अमेरिका में इस समय सिमटी हुई है, मैक्सिको तक, जहाँ के दरवाजे से, जहाँ के छोटे पिछले दरवाजे से घुसकर शरणार्थी मध्य अमेरिकी देशों से, बोलीविया से, कोलंबिया से, निकारागुआ से, इक्वाडोर से, पैराग्वे से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका की चिंता ये है कि इन शरणार्थियों की भीड़ में मादक द्रव्यों के तस्कर भी आ रहे हैं, संगठित अपराधी भी आ रहे हैं, असामाजिक तत्व भी आ रहे हैं और इनका दबाव अमेरिका बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ट्रंप तो दीवार बनाने वाले थे, बाइडेन ने उस दीवार को तोड़ने की बात कही थी, मगर हाल फिलहाल बाइडेन की नीति में भी कोई खास परिवर्तन नहीं है। वो चाहते हैं कि ये बोझ मैक्सिको संभालता रहे। इस समय तो राष्ट्रपति अब्राडोर कोविड की चपेट में है, मगर मैक्सिको से इतर दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में, जिसे वो अपना आंगन या गलियारा मानते थे, वो आज मानने को अमेरिका तैयार नहीं है। उसकी नज़र अगर टिकी भी रहती है तो ब्राज़ील पर, अर्जेंटीना पर और शायद अब सत्ता परिवर्तन के बाद, नवनिर्वाचन के बाद चेले पर बनी रहेगी। अमेरिकी इससे आगे बढ़कर देखने को तैयार नहीं है। तो ये मौका चीन को मिलता है कि वो अपने पैर निरंतर पसारता रहे और जिन परिस्थितियों में कनाडा के साथ संबंधों में सुधार, सामान्यीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है, वही की मुख्य कार्यकारी की जो अधिकारी थी उनको उनकी रिहाई के साथ लगता ही है कि हर देश चीन के साथ अपने राष्ट्र हितों को देखते हुए अपने संबंध संचालित करने की कोशिश करेगा और भारत के लिए भी शायद अकलमंदी यही होगी। इस बार इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप विचार करें, आप जहां चाहें वहां से सोचना शुरू कर सकते हैं। हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है? क्या जो आर्थिक संकट श्रीलंका का सामने मुंह बाए खड़ा है, क्या हम उससे निरापद हैं? हमारे पड़ोस में जो अन्य देश हैं
वहाँ यदि इस तरह का आर्थिक संकट पैदा होता है, विदेशी मुद्रा का, पर्यटन उद्योग के ध्वस्त होने का, कृषि की प्रगति दर कम होने का, उद्योग धंधों में रुकावट आने का, तो क्या कोई परस्पर उभयपक्षीय लाभप्रद सहकार की भूमिका भारत की हो सकती है, जो हम सबका लाभ एक साथ कर सके? ये जरूरी नहीं कि सार्क दोबारा पुनर्जीवित हो, मगर भारत क्या अपनी आर्थिक विदेश नीति का पुनर्नियोजन इन आर्थिक संकटों को देखते हुए कर सकता है? इसके अलावा शायद आप ये भी विचार कर सकते हैं कि अफ्रीकी महाद्वीप में जो उथल-पुथल है, उसमें क्या भारत ने अपनी नज़र कुछ ही देशों तक सीमित नहीं रखी है? वो नाइजीरिया हो या वो दक्षिणी अफ्रीका हो या अफ्रीका के पूर्वी तट के देश हों, जिनके साथ हमारे पारंपरिक संबंध रहे हैं, और हमने उन बड़े-बड़े देशों की उपेक्षा, अनदेखी की है, जो आज संकट स्थली बन रहे हैं। मगर उनकी भू-राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए भारत उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। क्यों हमने सूडान को एक तेल निर्यातक देश के रूप में महत्ता नहीं दी है, और क्या राहत पहुंचाने में विदेशी बहुराष्ट्रीय एजेंसियों को इथियोपिया में नहीं आने दिया गया है, या सूडान में उनका प्रवेश वर्जित हो सकता है? क्या भारत यहाँ कुछ कर सकता था जिससे उसकी मौजूदगी वहाँ बहुत किफ़ायती तरीके से हो सकती थी भविष्य में अपने हितों को आरक्षित रखने के लिए? और फिर आप पुनर्विचार कर सकते हैं चीन के उस अदृश्य प्रसार पर, जो यूरोप के संपन्न समृद्ध देशों से लेकर अफ्रीका और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप तक फैला हुआ है। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए विषयों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।